नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश विद सर में आपका स्वागत है। पिछली 2 क्लास के अंदर हमने पढ़ा और इम्परेटिव सेंटेंस के बेसिक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव होता है वो आज्ञा अथवा प्रार्थना के लिए काम में आता है। आज्ञा अथवा प्रार्थना। तो इसमें ये 3 प्रकार के मैंने आपको बताए थे कि एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, दूसरा डू नॉट से शुरू होता है और तीसरा प्लीज और काइंडली से शुरू होता है। तो इसकी बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। इसके बाद आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे रूल नंबर 5 का। पांच के अंदर क्या क्या है कि यदि इन्वर्टेड कोमा के आरंभ में वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो सैड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में बदलेंगी तथा कंजक्शन टू का प्रयोग होगा। कंजक्शन टू का प्रयोग होगा टेंस नो चेंज रहेगा। इन टेंस को नहीं बदलेंगे, टेंस नो चेंज रहेगा। शेष नियम यथावत होगा। शेष नियम यथावत रहेगा। ध्यान देना थोड़ा सा कि सेड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में बदलेंगे तो हमें इन्वर्टेड कोमा के आरंभ में मतलब यहाँ पर प्रकार से ये सेंटेंस मिलेगा। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है यानी यहाँ पर जो वाक्य है उस वाक्य का भाव देखेंगे कि उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है यानी आदेश दिया जा रहा है या सलाह दी जा रही है। अगर उस वाक्य में आदेश दिया जा रहा है तब तो हम सैड टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। और अगर उस वाक्य में सलाह दी जा रही है तब सैड टू को किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। और कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, टू का। और टेंस नो चेंज रहेगा, टेंस को चेंज नहीं करेंगे, टेंस को चेंज नहीं करेंगे मतलब टेंस को ज्यों का त्यों रखेंगे। जैसे एक वाक्य है एग्जाम्पल के लिए, टीचर सॉरी एक मिनट,
डॉक्टर said to patient, डॉक्टर said to patient, take light food, take light food। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये वाक्य किससे शुरू है। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कोमा के आरंभ में टेक है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। तो एक कॉमन मैंने चीज़ है वो आप बात आपको पहले ही बता दी थी कि कर्ता व कर्म पूरी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ज्यों का त्यों आएगा। तो डॉक्टर काम क्या लिखेंगे, डॉक्टर। सेटू को ऑर्डर या एडवाइज में बदलेंगे। अब देखो डॉक्टर है वो पेशेंट को टेक लाइट फूड यानी कि हल्का भोजन खाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें सलाह दी जा रही है या आदेश दिया जा रहा है, तो खाने के लिए बोल रहा है, नॉर्मल है। हमें क्या दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। तो सेटू को किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड है। और पेशेंट का कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, टू का। टेक का टेक, लाइट टेक फर्स्ट फॉर्म में टेंस नो चेंज रहेगा तो टेक का टेक ही, लाइट का लाइट और फूड का फूड। इस प्रकार से वाक्य वो बनाएंगे। इसके बाद रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 है इस इम्परेटिव का दूसरा। मैंने बताया था किससे शुरू बताया था, देखिए डू नोट से शुरू। तो लिखेंगे यदि इन्वर्टेड कोमा के आरंभ में वाक्य डू नोट से शुरू हो तो सैड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे तथा कंजक्शन टू का प्रयोग होगा। टेंस नो चेंज रहेगा, चेंज रहेगा और डू नोट शब्द को हटा देंगे। ध्यान देना, यानी इन्वर्टेड कोमा के आरंभ में, मतलब इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमा होगी। यहाँ पर हमारा वाक्य अगर किससे शुरू, डू नोट्स, कब पहले करता आएगा, कर्ता के बाद सेड टू और फिर कर्म। तो कर्ता व कर्म को ज्यों का त्यों रखेंगे और जब वाक्य डू नोट से शुरू हो तो सेड टू को किस में बदलेंगे, और बेड में। और यहाँ पर कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर क्या किया जाता है कि आधा वाक्य कर्म तक वाक्य बनाकर दे देते, शुरू से आगे हमें बनाना पड़ता है। तो नोट लगा कर लिखना इसमें, यदि, एक मिनट, कभी कभी परीक्षा में का वाक्य
कर्म तक बनाकर दे देते हैं, बनाकर दे देते हैं, दे देते हैं। तो यदि वाक्य डू नोट से शुरू है, और सेड टू को फॉरवर्ड में न बदल कर किसी और में बदल दिया जाता है, तो बदल दिया जाता है। श्योर में का मतलब जिसमें जैसे जैसे सेटू को टोल्ड में, आस्क्ड में, ट्विस्टेड में, इनके श्योर में बदल दिया जाता है। तो डू नोट पूरे शब्द को नहीं हटाएंगे, केवल डू को हटाकर नोट के बाद कंजक्शन टू का प्रयोग होगा। शेष नियम यथावत रहेगा। इन दो प्रकार से वाक्य दिया हुआ होता है, जैसे हम वाक्य सेंटेंस के द्वारा ही इसको जानने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के लिए द टीचर सेड टू मी डू नॉट मेक ए नॉइज। तो ये वाक्य जैसे दो प्रकार से दिया हुआ मिलेगा, ये द है, जैसे आधा दे दिया द टीचर फॉरबिड मी, इस प्रकार से वाक्य दे दिया अभी। और दूसरा दे दिया था टीचर ऑर्डर्ड मी, इस प्रकार से। तो ये पहला वाक्य सेड टू को फॉरवर्ड में बदल रखा है, रूल यही लागू होगा। अगर हमारा वर्ब फॉरवर्ड में बदलेंगे, बदल दिया। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा? टू का। तो यहाँ पर कंजक्शन किसका अलग प्रयोग करो? टू का। कंजक्शन टू लगा दिया। उसके बाद क्या दे रखा है?
टेंस नो चेंज रहेगा और डू नॉट शब्द को हटा देंगे, तो डू नॉट को हटा देंगे। आगे क्या है, मेक का मेक, इनवॉइस का इनवॉइस, और अंत में क्या लगा प्लस टू। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखिए, सेटू को किस में नहीं बदला है, इसने फॉरवर्ड में नहीं बदला है, तो यहाँ पर लिखी हुई है फॉरवर्ड में बदल कर किसी और में बदल दिया जाता है, जैसे टोल्ड है, आस्क्ड है, रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर्ड है, तो क्या करेंगे, डू नोट पूरे शब्द को नहीं हटाएंगे, केवल डू को हटाकर नोट के बाद कंजक्शन टू लगाएंगे। इसमें क्या है, केवल डू को हटाएंगे, यहाँ पर नोट और फिर कंजक्शन टू और शेष मेक ए नॉइज। इस प्रकार से दो प्रकार से वाक्य वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जरूर नहीं है आधा बनाकर देगा क्रम तक, बनाकर नहीं भी देते हैं, अगर बनाकर देते हैं तब इस प्रकार से दोनों तरीके से बनाकर दे सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों तरीके से रूल को पढ़ना पड़ता है। अब इसके बाद रूल नंबर 7, सात नंबर में तीसरा इसका भाग है वो प्लीज काइंडली से शुरू है, यानी यदि इन्वर्टेड कॉमा के आरंभ में हमारा वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल कर कंजक्शन क्या लगा देंगे, टू, कंजक्शन टू लगा देंगे प्लीज व काइंडली शब्दों को क्या कर देंगे, तो हटा देंगे। शेष नियम यथावत रहेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से वाक्य दिया हुआ मिलेगा, यहाँ पर या तो प्लीज मिलेगा या फिर काइंडली मिलेगा, और आगे वाक्य और होगा। यहाँ पर कर्म, सॉरी यहाँ पर कर्ता मिले, कर्ता, कर्ता के बाद हेड टू, साइड टू के बाद कर्म। प्लीज काइंडली से शुरू हो तो कर्ता हुआ कर्म को ज्यों का त्यों रखेंगे, सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, और कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, टू का। प्लीज या काइंडली शब्दों को हटा देंगे और टेंस है वो नो चेंज रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ी जगह है वो लिख लेना। टेंस इसमें भी क्या रहेगा, टेंस नो चेंज रहेगा। तो इसको हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार इसे वाक्य के इसे इस रूल के अंदर सेंटेंस है वो किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार हमें करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, ही सेड टू मी,
प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज गिव मी योर पेन। तो हमारा वाक्य किससे शुरू है? प्लीज से शुरू है। प्लीज से शुरू हो तो कर्ता को ज्यों का त्यों, तो ही का ही। सेटू को किस में चेंज किया? रिक्वेस्टेड में। यहाँ पर हम भी किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड में। कर्म को ज्यों का त्यों रखा है, तो मी का क्या हो गया? मी। कंजक्शन क्या लगाया इसने? टू, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? टू। प्लीज या काइंडली शब्दों को हटा देंगे, गिव का गिव। अब नाउन प्रोनाउन दे रखा है, नाउन प्रोनाउन को सन 123 के आधार पर बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और शेष जितने भी प्रोनाउन है वो कौन से पर्सन के अंदर आते हैं? थर्ड के अंदर। तो हमें प्रोनाउन क्या दे रखा है? मी। अब याद होगा आपको, फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको प्रोनाउन फैमिली बताई थी। मी किसका परिवार है? आई का। और आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट। इसमें चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन है? ही। मी अपने परिवार का कौन सा है? तीसरा। कैसे? आई, माई, मी, तीसरा हो गया। तो ही का भी तीसरा आएगा, तो ही का तीसरा क्या हो गया? हिम। आगे क्या दे रखा है? योर। और योर किसका परिवार है? यू का। और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड पर्सन को किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो योर देखो, पहला या दूसरा? यू योर दूसरा है, तो मी का दूसरा क्या होगा? आई, माई। यहाँ पर क्या होगा? माई। और पेन का पेन। और अंत में क्या लगा दें? फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस को पढ़ते हुए एग्जाम्पल करने हैं, ताकि एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी मिस्टेक है वो न हो पाए। इसके बाद रूल नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। ये रूल नंबर 8 है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके अंदर किससे शुरू होता है? ये मे से शुरू होता है। तो यदि इन्वर्टेड कोमा के आरंभ में वाक्य में से शुरू हो तो सैड टू को विस्ट में बदल कर कंजक्शन दैट लगा देंगे। दैट लगा देंगे वाक्य में दिए गए मे को माइट में बदलकर, माइट में बदलकर नाउन प्रोनाउन के बाद रखेंगे शेष नियम यथावत रहेगा। शेष नियम यथावत रहेगा। तो इन्वर्टेड कोमा के आरंभ में हमारा वाक्य है, यदि मे से शुरू हो तो सैड टू को विस्ट में बदलेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, और वाक्य में दिए गए मे को माइट में बदलकर नाउन प्रोनाउन के बाद रखेंगे। जिस वाक्य, ध्यान देना,
में मॉडल है, तो में से शुरू हो तो दिमाग में आपके सवाल आ रहा होगा, क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा कि में से शुरू है वो तो एच वी से शुरू भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से, जैसा कि हमने रूल नंबर 3 के अंदर अध्ययन किया था। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हमें अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा, लेकिन जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से वाक्य आएगा। एग्जाम्पल के लिए, he said to her, said to her, may God bless you, may God sorry bless you। तो इस प्रकार से वाक्य आएगा। तो करता हुआ कर्म को ज्यों का त्यों, said to को किस में बदलेंगे, विष्ट में। कर्म को भी ज्यों का त्यों, कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, दैट का। देखिए, मे को माइटम बदलकर नाउन प्रोनाउन के बाद रखेंगे। नाउन क्या दे रखा है, गुड, गॉड का गुड, और मे को किस में चेंज कर दिया, राइट में, और लेस का। अब आगे क्या दे रखा है, यू, सन बटा 123 के आधार पर यू कौन सा पर्सन, सेकंड किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, हर। यू अपने परिवार का पहला है या तीसरा। तो फिर ये विद्यार्थियों ध्यान देना, अगर मुख्य क्रिया के बाद यू आता है तो वो यू हमेशा तीसरा होता है। तो यहाँ पर लेस है, वो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, इसके बाद यू आया, इसका मतलब ये यू कौन सा हो गया, तीसरा। तो यू अपने परिवार का तीसरा है, तो हर का तीसरा क्या होगा, हर ही होगा, और अंत में क्या लगा दें, फुल स्टॉप लगा दें। इसी प्रकार है, यानी इजी वे में समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो रूल नंबर 9 क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य होता है, यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौम सत्य, सत्य क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी पहले भी वो काम होता था, सत्य था, आज भी हो रहा है, और आगे भी वो काम वैसे ही होता रहेगा, तो उसे यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। मैं हो तो केवल कंजक्शन दैट लगाएंगे, केवल कंजक्शन दैट लगाएंगे, और बाकी पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देंगे। फिर कंजक्शन दैट लगाना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, he said to me the sun rises in the east। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इन्वर्टेड कोमा इसके अंदर जो वाक्य है इसको हमें देखना पड़ेगा, ये वाक्य सार्वभौम सत्य में है या नहीं है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो पहले भी पूर्व में उदय होता था, अब भी होता है, और आगे भी होता रहेगा, तो ये वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का है। तो केवल हमें कंजक्शन क्या लगाना है, दैट लगाना है। तो ही का ही, सेड टू का सेड टू, मी का मी, कंजक्शन क्या लगा दिया, दैट, दैसन का
लेसन राइजेज का राइजेज इन द ईस्ट का इन द ईस्ट। इस प्रकार से वाक्य को बनाएंगे। इसके बाद सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी। सॉरी, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक बोधक वाक्य। इसके बारे में बेसिक जानकारी हम लेंगे, बाकी आगे की वीडियो में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये वाक्य तीन प्रकार से, ये सेंटेंस तीन प्रकार से मिलेगा हमें। जैसे एक नंबर है व्हाट हाउस से शुरू, फिर जैसे मैंने व्हाट हाउ लिखा आपके दिमाग में आया होगा कि सर ने व्हाट हाउ तो पहले WH वर्ड में भी बताया था, तो WH वर्ड से पर व्हाट हाउ WH वर्ड थे, तो हमें वाक्य के अंत में क्या मिलता, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता। लेकिन इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेगा। जैसे दूसरा है लासो, तीसरा है हुर्रा। तो ध्यान देना, व्हाट हाउस से शुरू हो तो सैटू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेंगे, और एलासो से शुरू तो सैटू को एक्सक्लेम्ड विद शोरों में बदलेंगे। रोरा से शुरू हो तो सैटू को एक्सक्लेम्ड विद जोई में बदलेंगे। और इन तीनों के अंदर ही इंजेक्शन इसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। वाक्य में दिए गए व्हाट हाउ एलासो है हुर्रा, इन तीनों शब्दों को ही क्या कर देंगे, हटा देंगे। शेष नियम यथावत रहेगा। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, हमने रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट 3 का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया, और मैंने आपको इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश की। थैंक यू।